हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। इसको हमने दो तरीके से समझा था। नंबर वन, एक्सटेंशन या जिसको एक्सपेंशन ऑफ डिमांड भी कहते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व। और ये जो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होता है, ये वो सिचुएशन होती है जिसमें क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होती है जब ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज़ या फॉल होता है। सेकंड हमने स्टडी किया था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्ड मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, और ये होता है ड्यू टू इंक्रीज़ इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, जिससे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो फॉल हो जाती है, मतलब डिक्रीज़ हो जाती है। दोनों कंडीशंस को ही हमने रिप्रेजेंट किया था डिमांड कर्व के ऊपर। अब आज हम स्टडी कर रहे हैं शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। हमें पता है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है, उसका जो या डिमांड फंक्शन है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशन। ये जब प्राइस ऑफ एक्स या ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी है, जब उसके रिलेशन में चेंज इन डिमांड को स्टडी करते हैं या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो वो आपका आ जाता है मूवमेंट अलोंग में। और बाकी के जो डिटर्मिनेंट्स हैं, या तो वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से हो, या चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, या ड्यू टू एक्सपेक्टेशन, अगर इन बाकी के चारों डिटर्मिनेंट्स की वजह से चेंज इन डिमांड कर्व होता है, तो दैट इज़ नोन एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व को भी हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर वन इज़ इंक्रीज इन डिमांड, एंड नंबर टू इज़ डिक्रीज इन डिमांड। तो पहले चलिए इंक्रीज इन डिमांड को थोड़ा समझ लेते हैं। इसको हम फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डिमांड कर्व जो है फॉरवर्ड शिफ्ट होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज इवन व्हेन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज़ कांस्टेंट। मतलब जब ऑन प्राइस, जो हम प्रीवियस कंडीशन में पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, उसमें जो रीज़न था वो ऑन प्राइस था, लेकिन यहाँ पर ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बाकी की जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है। ठीक है। सेम जब हम डिक्रीज़ इन डिमांड को स्टडी करते हैं, तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो ये शो होगा बाय द बैकवर्ड शिफ्ट। सो डिक्रीज़ इन डिमांड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसके पीछे भी एक यही रीज़न है कि जो ऑन प्राइस है, जिसको पी एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, वो कांस्टेंट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और अदर डिटर्मिनेंट्स हैं दिस वन, ड्यू टू उनमें जब चेंजेस होता है, या वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अगर इंक्रीज़ हो जाते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर अगर डिक्रीज़ हो जाती है, और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में भी चेंज आ जाता है, मतलब वो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कंज्यूमर का कम हो जाता है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर गुड्स, है ना। तो दैट इज़, उसकी वजह से जो डिमांड कर्व में चेंज आता है, दैट इज़ नोन एज डिक्रीज इन डिमांड, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बैकवर्ड शिफ्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट कंडीशन को, इंक्रीज़ इन डिमांड को प्रॉपर स्टडी करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और इसको इंक्रीज़ इन डिमांड भी कहते हैं। फॉरवर्ड शिफ्ट में प्राइस ऑफ द कमोडिटी तो कांस्टेंट रहते हैं, इंक्रीज़ इन डिमांड होती है। तो चलिए इंक्रीज़ इन डिमांड को हम फर्स्ट टेबल के थ्रू स्टडी करते हैं, जिसमें हमने लिया है प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो स्टूडेंट, जैसे हमने पढ़ा कि इंक्रीज़ इन डिमांड जो होगा, उसमें जो प्राइस है कमोडिटी के वो कांस्टेंट रहेंगे। तो दोनों जो कंडीशंस हैं उसमें मैंने सेम प्राइस ली हैं, क्योंकि देयर इज़ नो चेंज इन द
ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। फर्स्ट कंडीशन में जब प्राइस 10 रुपीज़ है कमोडिटी के, तो 20 यूनिट्स की डिमांड होती है। और सेकंड कंडीशन में प्राइस अभी भी जो है वो सेम है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज़ हो गई है। क्या हो गई है? इंक्रीज़। पहले 20 थी, अब कितनी हो गई है? 30। विदाउट द चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, वो कहलाती है इंक्रीज़ इन डिमांड। तो चलिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इट इज़ एक्स एक्सिस एंड इट इज़ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैं प्लॉट करता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं प्राइस। सो सपोज़ इस पॉइंट पर 10 रुपीज़ प्राइस हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन में ही प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। और जो डिमांड कर्व है जिसको मैं T1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, और इसकी वजह से जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो है पहले 20, तो 20 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब जैसे ये ट्रेन है, दिस इज़ 20, तो 30 यहाँ पर होगा। अगर हम सेकंड कंडीशन को स्टडी करते हैं तो उसमें कहते हैं कि जो प्राइस है अभी भी 10 रुपीज़ है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 30 हो गई है। तो ये आपको साफ साफ दिखाई देगा कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है 30, हम उसको, जो हमारा डिमांड कर्व है, ये 30 यूनिट्स को हम प्लॉट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स लगभग यहाँ पर, मतलब जब ₹10 है वाई एक्सिस पर और 30 है एक्स एक्सिस पर, अगर हम इन दोनों को प्लॉट करना चाहें तो ये इस तरह से यहाँ पॉइंट आता है। तो जब ये नया जो पॉइंट आ रहा है जहाँ पर प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट जो होता है वो नए डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करता है। और ये डिमांड कर्व जो है पैरेलल टू प्रीवियस डिमांड, वो प्रीवियस जो डिमांड कर्व है उसके पैरेलल होता है, और फॉरवर्ड शिफ्ट या शिफ्ट टू राइट साइड, फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। तो अब जो नया डिमांड कर्व आया ड्यू टू इंक्रीज़ इन डिमांड, जिसको हम D2 कह सकते हैं, सपोज़ इसको हमने D1 मान लिया D डैश की जगह, तो नया डिमांड कर्व जो है वो D2 है, और ये पैरेलल बनेगा प्रीवियस डिमांड कर्व के, और किधर शिफ्ट हो गया? शिफ्ट टू द राइट वर्ड। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इंक्रीज इन डिमांड इज़ इंडिकेटेड बाय अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू द राइट, और इसी को हम कहते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से फॉरवर्ड शिफ्ट होती है डिमांड कर्व के अंदर? वो क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं? तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे उन रीज़न्स को या उन कॉजेज़ को जिसकी वजह से डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ है, या जिसको हम इंक्रीज़ इन डिमांड कहते हैं। सो सिचुएशन व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट फॉरवर्ड, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं जब डिमांड कर्व जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होता है? नंबर 1, व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, तो जब कंज्यूमर की इनकम जो है वो इंक्रीज़ होगी तो उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होगी, या कह सकते हैं उसका बजट इंक्रीज़ होगा, तो अब वो जो है ज़्यादा गुड्स की डिमांड कर सकता है। पहला रीज़न क्या हुआ कि अब प्राइस में चेंज नहीं हुआ, लेकिन ड्यू टू इंक्रीज़ इन इनकम अब वो ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड कर सकता है। नंबर 2, व्हेन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेज, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस इंक्रीज़ हो गए तो उसकी वजह से भी जो हम किसी कमोडिटी एक्स को स्टडी कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि अब सब्स्टिट्यूट जो गुड्स है वो महंगी पड़ेगी, और जो गुड्स को हम स्टडी कर रहे हैं वो चीप पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी, तो उस गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी मार्केट के अंदर। थर्ड कंडीशन हो सकती है व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल्स, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं ये एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करती है, तो एक के अगर प्राइस फॉल हो जाते हैं तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाती है। फोर्थ रीज़न है व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, या हम कह सकते हैं व्हेन टेस्ट और प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट्स इन फेवर, तो अब वो उसकी ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करना चाहेगा, जो प्राइस है उसकी चेंज को वो नहीं देखेगा, वो देखेगा कि भाई अब मेरे को पर्टिकुलर कमोडिटी की यूनिट्स
ज़्यादा परचेज़ करनी है, तो एक रीज़न ये हो सकता है जब उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस शिफ्ट हो जाता है इन फेवर ऑफ द कमोडिटी या गुड्स के फेवर में चला जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ when availability of the commodity is expected to reduce in the near future। जब ये होगी भाई फ्यूचर में जो हम गुड्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो उसकी अवेलेबिलिटी कम होने वाली है फ्यूचर में। ये लगता है कि भाई ये एक्सपेक्टेड ये है कि ये इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी फ्यूचर में, तो कंज्यूमर ऐसे बिहेव करता है कि इसको पहले स्टोर करना चाहता है ना, फॉर फ्यूचर। इस रीज़न की वजह से वो सेम प्राइस पर ज़्यादा कमोडिटी परचेज़ करता है। तो ये सारे वो रीज़न्स हैं जिनके कारण विदाउट द चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी डिमांड इंक्रीज़ होती है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और ये शिफ्ट होता है फॉरवर्ड शिफ्ट, इसको राइटवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सो नाउ बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व को हम डिक्रीज़ इन डिमांड भी कहते हैं। जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है या ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो कांस्टेंट रहता है। तो इनिशियल कंडीशन में भी हम 10 रुपीज़ प्राइस लेते हैं, तो उस टाइम जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 30 है, और प्राइस अभी भी रिमेन सेम है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है ड्यू टू द अदर डिटर्मिनेंट्स वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पहले वो स्टडी कर लेते हैं। अब एक्स एक्सिस पर हम पुट करते हैं क्वांटिटी को सेम तरीके से, वाई एक्सिस पे प्राइस या ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, दिस इज़ ओरिजिन। प्राइस हमारे क्योंकि सेम है, तो सपोज़ दिस इज़ 10, 20 एंड 30, ये क्वांटिटी है, यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे। तो जब 30 सपोज़ प्राइस 10 रुपीज़ है, और इस कंडीशन में ये हमारा पॉइंट आएगा और डिमांड कर्व यहाँ पर बनेगा पहली वाली कंडीशन में, जब प्राइस 10 है और क्वांटिटी डिमांडेड 30 है। तो ये डिमांड कर्व है, इसको मैं D1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब सेकेंडली क्या होता है कि प्राइस सेम है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई 20, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई 20, प्राइस जो है वो सेम है। तो ये जो पॉइंट आएगा, नाउ दिस इज़ न्यू पॉइंट, ये नया पॉइंट होगा। अब मैं अगर इस पॉइंट पर डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो नया डिमांड कर्व हमारा यहाँ पर आता है, जो कि प्रीवियस डिमांड कर्व से बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, या इनिशियल डिमांड कर्व से बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और ये होता है लेफ़्ट साइड ऑफ द डिमांड कर्व। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि क्या वो रीज़न्स हैं या क्या वो कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है। सो here the situation when demand curve shifts backward, तो what are the important causes behind it? Number 1, when income of the consumer falls, अब उसका बजट या उसकी जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि उसकी इनकम डिक्रीज़ हो गई है। तो अब सेम प्राइस पर कंज्यूमर कम क्वांटिटी की डिमांड करता है ना। तो पहला रीज़न तो ये हो जाएगा। नंबर 2, when price of the substitute goods decreases, अब क्या हुआ कि जो सब्सिट्यूट गुड्स है चीप पड़ रहा है, वो सस्ता पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू एक्स, तो कंज्यूमर किसको चॉइस करेगा? कंज्यूमर सब्सिट्यूट गुड्स की चॉइस करेगा, जिसकी वजह से जो हमारा गुड एक्स है उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। चलिए अब नंबर 3 को स्टडी करते हैं। नंबर 3 में दिया हुआ है व्हेन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेज, जो हमारा गुड है एक्स, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कोई है और उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, तो एक्स की जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अब लगेगा कि भाई जो ये दोनों गुड्स हैं डिमांड कंप्लीट करते हैं, उनमें से एक गुड्स का प्राइस इंक्रीज़ हो गया है, तो उसकी जो डिमांड कंप्लीट हो रही है उन दोनों पर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा कंज्यूमर को, तो वो एक्स की डिमांड भी डिक्रीज़ कर देता है।
नंबर 4, व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, या हम कह सकते हैं टेस्ट और प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट्स अगेंस्ट। अब क्या हुआ, वहाँ पर जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस था वो फेवर में था, अब यहाँ पे अगेंस्ट हो गया है। अब कंज्यूमर को पर्टिकुलर कमोडिटी में या तो उसका टेस्ट डिक्रीज़ हो गया है या फिर उसको प्रीफर नहीं कर रहा है, क्योंकि ड्यू टू फैशन या ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट अब वो किसी और गुड्स को प्रेफर करता है, तो उसका प्रेफरेंस डिक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज़ हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज़ नंबर 5 इज़ व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी एक्सपेक्टेड टू राइज इन द फ्यूचर। कंज्यूमर को ये एक्सपेक्टेड होता है अगर पर्टिकुलर कमोडिटी की अवेलेबिलिटी जो है या सप्लाई जो है वो फ्यूचर में इंक्रीज़ होने वाली है मार्केट के अंदर, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि ज़्यादा अवेलेबल होगी फ्यूचर में, और एक कंडीशन हो सकती है कि उसका प्राइस डाउन हो जाए, ये एक्सपेक्टेड होता है। प्रेजेंट टाइम में पर्टिकुलर कमोडिटी की जो डिमांड है उसको कम कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि नियर फ्यूचर में उसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ होने वाली है और चांसेस ये है कि उसके प्राइस डिक्रीज़ हो जाए, वो ऐसा सोचता है। ठीक है, तो ये वो 5 पॉइंट्स हैं विच आर द कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड कर्व, या जिसको कहते हैं बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। That's all for today students. Thank you. Have a nice day.